गुड इवनिंग एवरीवन। यस, गुड इवनिंग ज्योति, मुस्कान, दिव्या, आउति, हर्षिता, सुमित, वंशिता, कृतिका। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आयुषी, अंकित, चैन। चलिए दोस्तों, कल हमने हमारा सेकंड टॉपिक रेसिडेंशियल स्टेटस शुरू किया था और उसमें एक सबसे बड़ा अमेंडमेंट सेक्शन 61A हमने चेक किया कि किसको अब RNOR माना जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू कर रहे हैं बाकी सबके रेसिडेंशियल स्टेटस देखना। हमने 2 बेसिक कंडीशन और 2 एडिशनल कंडीशंस दोनों का ट्रीटमेंट देखा था। चलिए एक छोटा सा केस और देखेंगे हम डिम रेसिडेंट के अलावा। ये 2 रेसिडेंशियल कंडीशंस तो हो गई है। एक बात और ध्यान रखना, छोटा सा मैं आपको यहाँ केस लॉ बता रहा हूँ, एक सिचुएशन बता रहा हूँ, हालांकि एग्जाम में आएगी नहीं आएगी मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन बहुत छोटा सा। अगर कोई क्रू मेंबर है तो हमने देखा उसके लिए इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ क्रू मेंबर है तो हम सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो ये जो नोट्स आपको भेजे इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें कि मिस्टर आनंद जो कि एक इंडियन सिटीजन है और क्रू मेंबर भी है किसी इसका शिप का, इंडियन शिप का, वो चेन्नई पोर्ट से डिपार्ट हुआ 6 जून 2020 को और आपसे बोला गया कि भैया उसका स्टे ऑफ पीरियड बताओ। अगर वो पिछले 4 साल में 400 दिन था और पिछले 7 साल में 750 दिन था, लेकिन जब उसके शिप की बात करें तो उसका शिप एंटर हो गया है कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो कि मैरीटाइम एक्ट के हिसाब से होता है 6 जून 2020 को, और उसकी जर्नी खत्म हुई 9 दिसंबर 2020 को। अब ये कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा ध्यान रखना। क्रू मेंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो, अगर क्रू मेंबर का क्वेश्चन आता है तो एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखना। गुड इवनिंग रिया, वैदिका, शरील, बहुत छोटा सा कंसेप्ट एक ध्यान रखना दोस्तों कि क्रू मेंबर के केस में जब से वो शिप में गया और जब वापस आया उतना पीरियड एक्सक्लूड किया जाता है डेज के काउंटिंग के लिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। जितना भी पीरियड वोएज शुरू होने से लेकर उसके एंड होने तक का है वो पीरियड काउंट नहीं होता, तो ध्यान रखना इसको एक्सक्लूड किया जाता है। ये मैंने अपने नोट्स में दिया हुआ है। इसको एक्सक्लूड करना कहां से कहां तक का, 6 जून से लेकर 9 दिसंबर तक का पीरियड एक्सक्लूड होगा और बचे हुए रिमेनिंग डेज उसके काउंट करना और फिर देखना वो 82 डेज वाली कंडीशन पूरी कर पा रहा है या नहीं। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट और हमने यहां खत्म किया। चलिए मालिक, तो क्रू मेंबर के लिए ये रूल लगाना मत भूलना। चलिए अब बाकी लोगों के अपन रेसिडेंशियल स्टेटस देखते हैं फटाफट से। चलिए बोलें, HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिसाइड होगा? सर इसके भी 3 स्टेटस है, ROR, RNOR और NR। तो पहले डिसाइड करें रेसिडेंट है भी कि नहीं। तो हम क्या देखेंगे, उसका कंट्रोल या मैनेजमेंट अगर होली या पार्टली इन इंडिया है, होली या पार्टली इन इंडिया है तो हम मान लेंगे कि HUF रेसिडेंट है और नहीं तो नॉन रेसिडेंट। अगर HUF एक बार रेसिडेंट हो जाती है तो सेकंड स्टेज में हम देखेंगे कि करता क्या दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर रहा है। अगर करता
दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर देगा तो हम बोलेंगे कि HUF ROR है। ध्यान से सुनना, पहले आप देखना कि उसका कंट्रोल मैनेजमेंट मतलब उसका ब्रेन, उसका हेड मतलब डेफिनेटली जो उसको कंट्रोल कर रहा है वो कौन है और कहाँ बैठा हुआ है। अगर वो इंडिया में है तो रेसिडेंट है, इंडिया में नहीं है तो नॉन रेसिडेंट। अगर इंडिया में हो जाए तो ध्यान से सुनना, आप चेक करना कि कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर रहा है या नहीं। अगर कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर देगा तो HUF ROR हो जाएगी, वरना RNOR। थर्ड इसी तरह का केस है फर्म AOP BOI का। अब इनके पास सिर्फ दो ही स्टेटस है, या तो ये रेसिडेंट होंगे या नॉन रेसिडेंट। कैसे देखेंगे सर? अगर फर्म के कंट्रोल मैनेजमेंट मतलब हेड और ब्रेन मतलब पार्टनर्स अगर होली या पार्टली इंडिया से ऑपरेट करते हैं, इंडिया में हैं, तो हम बोलेंगे कि फर्म रेसिडेंट है, वरना फर्म भी नॉन रेसिडेंट हो सकती है। तो होली आउटसाइड इंडिया, बोलो क्या करें? होली आउटसाइड इंडिया। होली आउटसाइड इंडिया में फर्म AOP और BOI का कंट्रोल मैनेजमेंट कहाँ होना चाहिए? होली और पार्टली इन इंडिया। तो रेसिडेंट होली आउटसाइड इंडिया तो नॉन रेसिडेंट। तो ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट वर्ड, पार्टली भी होगा तो भी चलेगा, है ना। कंट्रोल मैनेजमेंट कैसे देखेंगे सर फर्म का? सर कंट्रोल मैनेजमेंट देखेंगे ब्रेन और हेड से। इसको डिफैक्टो कंट्रोल भी बोला जाता है लॉ में, कि जो लोग इसको कंट्रोल करें। कौन करेगा सर? ह्यूमन बींग। कौन सर? पार्टनर। तो पार्टनर कहाँ है वो देख लो सिंपल भाषा में। चलिए अब आते हैं अपन कंपनी के ऊपर। तो ध्यान से देखना, कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करें तो इंडियन कंपनी विल ऑलवेज बी रेसिडेंट इन इंडिया। इंडियन कंपनी विल ऑलवेज बी रेसिडेंट इन इंडिया। अब बात करें फॉरेन कंपनी की। फॉरेन कंपनी के लिए आपको पोयम देखना पड़ेगा। पोयम का फुल फॉर्म बोले भैया, पोयम का फुल फॉर्म है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट सर ये क्या होता है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब वो जगह जहां पर उसके सारे सब्सटेंशियल डिसीजंस लिए जाते हों रिलेटिंग टू मैनेजमेंट, रिलेटिंग टू कॉमर्स, जहां पर उसके सारे डिसीजंस लिए जाते हों। तो फॉरेन कंपनी के लिए आपको क्या चेक करना है? पोयम फुल फॉर्म प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर ये पोयम इन इंडिया है तो वो फॉरेन कंपनी रेसिडेंट कहलाएगी, और अगर ये पोयम आउटसाइड इंडिया है तो ये नॉन रेसिडेंट हो जाएगी। तो दोस्तों बहुत सिंपल सा लॉजिक, बहुत सिंपल सी फिलॉसफी। कंट्रोल कहां से देख रहे हैं? अब हम बोल रहे हैं भाई इफेक्टिव मैनेजमेंट जहां से हो रहा हो वहां देखो। इफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब जहां पर सारे मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजंस लिए जा रहे हो इन सब्सटेंस, मतलब मुख्य तौर पर। तो मुख्य तौर पर मान लो कोई फॉरेन कंपनी, उसके सारे डिसीजन आउटसाइड इंडिया ही हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे वो कंपनी क्या कहलाएगी? नॉन रेसिडेंट। तो इंडियन कंपनी हमेशा रेसिडेंट। फॉरेन कंपनी के लिए पोयम वर्ड आपको चेक करना पड़ेगा। बोलते जाओ फटाफट से। पोयम अगर इन इंडिया है तो क्या होगा मालिक? रेसिडेंट। और पोयम आउटसाइड इंडिया है तो क्या होगा? नॉन रेसिडेंट। पोयम का मतलब क्या? वो जगह जहां पर सारे कमर्शियल और की डिसीजंस लिए जाते हो सब्सटेंशियली, तो माना जाएगा कि वही प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है। चलिए दोस्तों फटाफट से हाँ ना करके कमेंट कर दें, और प्लीज 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 लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। बहुत मेहनत से बना रहे हैं यार। चलो दादा, ये हुआ हमारा कंपनी का भी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड। अब बात करते हैं कि हमने जब सबके रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ लिया, ROR, RNOR, NR, तो अब हमारा क्वेश्चन तो वही था सर रेसिडेंशियल स्टेटस का इंसिडेंस ऑफ टैक्स से क्या रिलेशन है? हम कैसे टैक्स निकालेंगे? तो हमने इनकम को दो हिस्सों में डिवाइड किया मालिक, पहले इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम और इंडियन इनकम दो अलग अलग पार्ट में हमने डिवाइड किया। इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल है, हमेशा ध्यान रखना। फॉरेन इनकम सिर्फ ROR के लिए टैक्सेबल है, ROR के लिए टैक्सेबल है, इस वर्ड को ध्यान रखना। फॉरेन इनकम में एक ही एक्सेप्शन है RNOR के लिए। वापस से बोलो फटाफट। इंडियन इनकम जो भी हो जाएगी, जो भी इंडियन इनकम हो जाएगी, वो सबके लिए टैक्सेबल, सबकी इनकम में जुड़ेगा। और फॉरेन इनकम सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल? ROR के लिए टैक्सेबल होगी, और RNOR के लिए नहीं होगी, NR के लिए नहीं होगी। लेकिन RNOR के लिए एक एक्सेप्शन है मालिक, कि ध्यान रखना, अगर इनकम फॉरेन है, लेकिन इनकम का नेचर हम बोल रहे हैं फॉरेन इनकम है, लेकिन उसका बिजनेस का सेटअप या प्रोफेशन का कंट्रोल अगर इंडिया में है, तो हम RNOR के लिए ये वाली इनकम टैक्सेबल कर देंगे। रिपीट करो मेरे साथ। इंडियन इनकम सर सबके लिए टैक्सेबल, फॉरेन इनकम सर ROR के लिए टैक्सेबल, ना RNOR के लिए ना NR के लिए। लेकिन फॉरेन इनकम RNOR के लिए टैक्सेबल होगी यदि उस इनकम, जो इनकम जनरेट हो रही है, उसका बिजनेस या प्रोफेशन का सेटअप या कंट्रोल कहाँ है? इंडिया में है। तो ध्यान रखना, ये है हमारा फाइनल टेबल। अब बची स्टेप 2 की सर इंडियन इनकम किसको बोलेंगे और फॉरेन इनकम किसको बोलेंगे? तो उसके लिए हमारे पास 4 अलग अलग कंसेप्ट है मालिक, 4 अलग अलग कंसेप्ट हमको देखना है। चेक करो, इंडियन इनकम के लिए 4 कंसेप्ट ध्यान से देखना। इंडियन इनकम के लिए 4 कंसेप्ट ध्यान से देखना कि इंडियन इनकम कब कब मानी जाएगी। देखो भैया ध्यान से,
इंडियन इनकम के लिए 4 अलग अलग वर्ड। पहला, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, बोलते जाओ मेरे साथ, सब पढ़ा हुआ है आप लोगों का, रिपीट करें मेरे साथ, याद होना चाहिए हमको लगातार, बोलो। चलो दोस्तों, चलिए, आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है सभी को? प्लीज बताएं, आवाज आ रही है सभी को? ओके 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 या ओके योगिता। चलिए मालिक, तो रिपीट करें मेरे साथ। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। ये टेबल आपके बहुत काम का है, यहां से देखना शुरू करें। पहला, इंडियन इनकम अगर वो रिसीव्ड हो जाए, अगर वो रिसीव्ड हो जाए, रिसीव्ड मतलब फर्स्ट रिसिप्ट, हम कभी भी रेमिटेंस के ऊपर या ट्रांसमिशन के ऊपर रिसिप्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे। कहने का मतलब जो फर्स्ट रिसिप्ट होगी वो देखी जाएगी। अगर आपने यूएस में रिसिप्ट की और बाद में उसको इंडिया में भेजा तो वो रेमिटेंस है, ना कि रिसिप्ट। तो आप बोलो क्या होगा, अगर आपने यूएस में इनकम अर्न किया तो हम बोलेंगे यस रिसिप्ट का हूं ये यूएस में। बाद में आप उसको ट्रांसमिट कर दो, मतलब भेज दो, है ना, तो हम उसको रिसिप्ट वर्ड तो यूएस के लिए लगा पाएंगे, इंडिया के लिए नहीं लगा पाएंगे। तो पहला वर्ड इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। दूसरा, इनकम डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया के 3 कंसेप्ट जो कि सैलरी चैप्टर में आते हैं। पहला, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू आरपीएफ, आप जानते हैं वहां 12% से ज्यादा होता है तो टैक्सेबल हो जाता है। उसी पे आने वाला इंटरेस्ट अगर 9.5% से ज्यादा होता है तो भी टैक्सेबल होता है। ट्रांसफर ऑफ बैलेंस फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड फंड टू आरपीएफ, वर्ड ध्यान रख लेना, अनरिकॉग्नाइज्ड फंड जिसका रिकॉग्निशन नहीं है, उसका अमाउंट अगर आप आरपीएफ में ट्रांसफर करोगे तो उसको भी डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा। और एटीसीसीडी में कोई भी कंट्रीब्यूशन अगर किया गया एम्प्लॉयर के द्वारा तो माना जाएगा वो भी आपको रिसीव हुआ है, मतलब वो आपके लिए इनकम में काउंट होगा। हालांकि इन चारों पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस सैलरी चैप्टर में ज्यादा है, अभी ये वाले पॉइंट्स आपको एग्जाम में नहीं आते। तीसरा कंसेप्ट सर, इनकम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया और एक्रू अराइज इन इंडिया। एक्रू का मतलब या अराइज का मतलब जो ऑटोमेटिकली स्प्राउट आउट हो जाए, जैसे कि आपने एफडी कराई तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आ गया, तो एक्रू अराइज इन इंडिया, ये तीसरा कंसेप्ट है ना, एक्रू या अराइज इन इंडिया हो जाए। और फोर्थ, डिम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया, सेक्शन 9(1) जो कि हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 9(1) हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखें। अगर आपकी इनकम इन 4 कंसेप्ट में कहीं भी आ गई, बोलते जाओ। पहला, रिसीव्ड इन इंडिया, दूसरा डिम टू रिसीव्ड इन इंडिया, तीसरा एक्रू अराइज इन इंडिया और चौथा डिम्ड टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया, तो वो इनकम सबके लिए टैक्सेबल है, वो इनकम सबके लिए टैक्सेबल है। 4 में से किसी भी एक जगह आ जाना चाहिए दोस्तों, वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। अगर इन चारों में कोई इनकम नहीं आएगी तो हम उसको बोलेंगे कि वो अब एक फॉरेन इनकम है, और फॉरेन इनकम सिर्फ आरओआर के लिए ही टैक्सेबल है। फॉरेन इनकम आरएनओआर के लिए तभी टैक्सेबल होगी जब उसके बिजनेस का कंट्रोल या सेटअप इंडिया में हो, तो ये बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आखिरी कंसेप्ट जो हम देखेंगे वो होगा, 3 बातें और ध्यान से सुनना। अगर किसी बिजनेस का कंट्रोल या सेटअप इन इंडिया में तो सर आरओआर के लिए भी टैक्सेबल है और आरएनओआर के लिए भी, हम देख चुके हैं। आरएनओआर इस फॉरेन इनकम पे टैक्स देगा, एनआर नहीं देगा। अगर इनकम रेमिट या ट्रांसफर हुई है तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं है। अगर इनकम रेमिट हुई है तो रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगी। आपने सपोज 1920 ईयर में इनकम कमाई और 2021 में उसको रेमिट किया, इट इज नॉट टैक्सेबल, क्योंकि वो रेमिटेंस का केस है, ट्रांसफर का केस है। फिर आखिरी, अगर किसी पिछले साल की इनकम इंडिया में लाई जाती तो हम अभी बात कर ही रहे थे इसकी कि ये भी टैक्सेबल नहीं होगी। प्रीसीडिंग ईयर की इनकम है तो इस साल कैसे आएगी। तो ये 5 केसेस ध्यान रखना। पहला, इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल, फॉरेन इनकम सिर्फ रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल। आरएनओआर वाला पॉइंट हमने यहाँ पीछे अलग कर लिया। अगर बिजनेस का कंट्रोल या सेटअप इंडिया में है तो रेसिडेंट तो टैक्स देगा ही, आरएनओआर भी देगा, आरओआर तो देगा ही, आरएनओआर भी देगा। रेमिटेंस में किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं है। पिछले साल की कोई इनकम इस साल आई तो भी किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं है। इन 5 पॉइंट से आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बोले दादा क्या 5 पॉइंट समझ में आए? बोले फटाफट, क्या 5 पॉइंट समझ में आया? तो मैं डिम टू एक्रू अराइज की बात करता हूं और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये बताता हूं। बोले भैया समझ में आ रहा है? चलिए, तो हम आते हैं अब हमारे आखिरी पॉइंट पे, वो है डिम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। डिम टू एक्रू अराइज इन इंडिया का सेक्शन है सबसे पहले सेक्शन 9(1). इसमें 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे हम 7 अलग अलग क्लॉजेस पढ़ेंगे। 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917 पढ़ते जाएं। कौन कौन से क्लॉजेस की बात कर रहे हैं हम, ध्यान से देखना। सबसे पहला, किस किस इनकम को डिम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा, मेरे साथ साथ याद करो। सबसे पहला 911 बोलता है इनकम जो किसी भी
बिजनेस कनेक्शन से आई है तो भी डीम टू एक्रोराइज इन इंडिया। प्रॉपर्टी असेट या सोर्स कहाँ है, जैसे आपका घर कहाँ है, इंडिया में, भले उसका रेंट आउट ऑफ इंडिया मिल रहा हो, प्रॉपर्टी कहाँ है, सोर्स कहाँ है, सर प्रॉपर्टी या सोर्स इंडिया में है। तीसरा, अगर वही असेट अगर आपने बेच दी और कैपिटल गेन आया तो सर प्रॉपर्टी कहाँ है, इंडिया में। तो मालिक बहुत सिंपल सा एक लॉजिक देता हूं, अगर इंडिया में आपका कुछ भी हिस्सा है उस इनकम का तो माना जाएगा कि वो डीम टू एक्रोराइज है। जैसे कि कनेक्शन हो गया आपका बिजनेस का, प्रॉपर्टी असेट या सोर्स इंडिया में, या कैपिटल असेट जो बेच रहे हो ना, जो ट्रांसफर कर रहे हो, वो कहाँ लोकेटेड है, वो इंडिया में है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सैलरी जो आपने अर्न कहाँ की, इंडिया, उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, अक्रूड इन इंडिया ही करेंगे। क्यों, ध्यान से सुनो, आपको सैलरीज मिली, क्यों मिलती है सर सैलरी, फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, वो सर्विसेज कहाँ रेंडर की, इन इंडिया। सैलरी मिली सर्विसेज रेंडर की, इसीलिए सैलरी मिलती है। बोलते जाओ 911 सबसे पहला पॉइंट, एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, असेट सोर्स या प्रॉपर्टी कहाँ है सर, इंडिया में है, तो ऑब्वियसली डीम टू एक्रोराइज मानना ही पड़ेगा। जो प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, उस पर कैपिटल गेन कहाँ आ रहा है मालिक, इंडिया में ही आ रहा है। तो तीन वर्ड, बिजनेस कनेक्शन, प्रॉपर्टी असेट या सोर्स, और ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल असेट। अगर इनमें से कुछ भी इंडिया में है, इसका मतलब ये इनकम डीम टू एक्रोराइज इन इंडिया मानी जाएगी। सेकेंड, सैलरीज वाला केस लेते हैं। सैलरीज अर्न इन इंडिया इज ट्रीटेड एज एक्रूड इन इंडिया, कब कब मानते हैं, पहला, जब आपने सर्विसेज इंडिया में रेंडर की तो माना जाएगा कि ये सैलरी आपको डीम टू एक्रोराइज इन इंडिया। जैसे कि आप एक फॉरेन के व्यक्ति हो, यहाँ के 3 महीने के लिए आपने काम किया, अपनी सर्विसेज दी और उसके बदले जॉब में सर्विसेज दी और आपको सैलरी मिली, अब आप तो वापस बाहर चले गए। गवर्नमेंट बोल रही है सर्विसेज कहाँ रेंडर हुई थी, इंडिया में, तो अगर सर्विसेज रेंडर हुई थी इंडिया में तो उस इनकम को हम इंडियन इनकम ही मानेंगे, डीम टू एक्रोराइज इन इंडिया ही मानेंगे। थर्ड, अगर आप रिटायर हो गए और आप रेस्ट पीरियड पे चल रहे हो, रेस्ट पीरियड क्या होता है भैया, पेंशन वगैरह मिलना रेस्ट पीरियड में। आप यूएन इंडिया के एम्बेसडर थे, फिर आप रिटायर हो गए, अब आपको पेंशन आ रही है लेकिन आप आउट ऑफ इंडिया रिसीव कर रहे हो पेंशन को, पेंशन आ रही है लेकिन पेंशन आउट ऑफ इंडिया आ रही है, तो भी उसको माना जाएगा कि वो रिसीव्ड इन एक्रोराइज इन इंडिया ही है। तो ये तीसरा वर्ड सेम है, देख लो इधर डायग्राम में। बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, असेट प्रॉपर्टी सोर्स इन इंडिया, कैपिटल असेट इन इंडिया। सैलरी के लिए दो अलग अलग बातें, अर्न इन इंडिया बात ही खत्म, डीम टू एक्रोराइज। सैलरी फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, उसको भी डीम टू एक्रोराइज। सैलरी फॉर लीव पीरियड या रेस्ट पीरियड, मतलब रिटायर होने के बाद की सैलरी अगर भले आउट ऑफ इंडिया रिसीव हो, माना तो जाएगा कि वो डीम टू एक्रोराइज इन इंडिया है। तीसरा, सैलरी कौन दे रहा है मालिक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसको दे रहे हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया को। तो गवर्नमेंट अगर इंडियन सिटीजन को कोई भी सैलरी दे, चाहे इंडिया में दे तो सर वैसे ही रिसीव हो जाएगी इंडिया में, तो फिर सर आउटसाइड इंडिया दे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया को अगर आउटसाइड इंडिया को सैलरी पे करती है तो वो इस पॉइंट में कवर होगा। तो एम्बेसडर वाला एग्जांपल अपन यहाँ यूज कर सकते हैं, वहां कोई और एग्जांपल बना सकते हैं। तो भारत का एम्बेसडर, भारत के राजदूत जो रिटायर होते हैं, उनको गवर्नमेंट बाद में पेंशन वगैरह दे भी रही है अगर, तो वो आउटसाइड इंडिया भी जाएगी तो भी माना जाएगा कि वो डीम टू एक्रोराइज इन इंडिया है। अब इसमें एक सबसे खास बात दोस्तों, सबसे खास बात ध्यान रखना, ये एमसीक्यू आता है एग्जाम में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर किसी को सैलरी दे रही है आउटसाइड इंडिया तो उसके अलाउंसेज और परक्विजिट जो नॉर्मली हम किसी भी एम्प्लॉय के लिए सैलरी हेड में टैक्सेबल कर देते हैं, नॉर्मली अलाउंसेज और परक्विजिट जो किसी भी एम्प्लॉय के लिए हम टैक्सेबल कर देते हैं, इनके लिए ये एग्जम्प्ट होंगे अंडर सेक्शन 10(7). तो ये एमसीक्यू बहुत बार आता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे दे रहे हैं, किस कहाँ दे रहे हैं सर, आउटसाइड इंडिया दे रहे हैं। क्यों, कि अपने एम्प्लॉय को दे रही है जो रिटायर हो गया या अभी है, रिटायरमेंट नहीं हुआ उसका, दोनों ही केस हो सकते हैं। अलाउंस और परक्विजिट एग्जम्प्ट है, बाकी सब कुछ टैक्सेबल है, तो ये बात ध्यान रखना। फोर्थ, डिविडेंड बाय एन इंडियन कंपनी, अगर इंडियन कंपनी डिविडेंड बांटे तो चाहे इंडिया में मिले कि आउटसाइड इंडिया, वो है तो डीम टू एक्रोराइज इन इंडिया ही, क्योंकि इंडियन कंपनी डिविडेंड बांट रही है तो उसको डीम टू एक्रोराइज इन इंडिया ही माना जाएगा। तो लाओ 4 पॉइंट रिपीट करो मालिक वापस से। पहला, बिजनेस कनेक्शन, प्रॉपर्टी सोर्स, कैपिटल एसेट इन इंडिया। दूसरा, सैलरी अर्न, सैलरी आई है फॉर सर्विसेज रेंडर्ड या रेस्ट पीरियड के लिए सैलरी आई है। थर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर सैलरी दे रही है किसी को, इंडियन सिटीजन को, उसको भी भले ही सैलरी कहाँ जा रही है, सर्विसेज कहाँ है, सर्विसेज आउटसाइड इंडिया है, तो भी उसको डीम टू एक्रोराइज माना जाएगा 913। और डिविडेंड अगर कोई इंडियन कंपनी दे भले ही, आउटसाइड इंडिया दे भले ही, तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम तो उसको क्या करेंगे, हम तो उसको डीम टू एक्रोराइज इन इंडिया ही मानेंगे। इसकी आखिरी लाइन ये काट देना, ये एग्जम्पशन अब खत्म हो गई है 1034 की, इस साल से ये सबसे बड़ा अमेंडमेंट है इसका, ये काटो यहाँ से, ये लाइन आप यहाँ से हटा देना।
ज्योति जी इतनी सी बात ध्यान रखें बस कि आउटसाइड इंडिया भी अगर सैलरी गई है फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया तो वो डीम टू एक्रोराइज इन इंडिया माना जाएगा। तो आउटसाइड इंडिया अगर सैलरी जा रही है, क्यों? क्योंकि सर्विसेज कहाँ रेंडर हुई थी? इंडिया में, तो उसको डीम टू एक्रोराइज इन इंडिया माना जाएगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कुछ भी दे, चाहे इंडिया में दे तो रिसीव्ड इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया दे तो डीम्ड टू एक्रोराइज इन इंडिया मानना ही पड़ेगा, मानना ही चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट पेयर है, भारत से सैलरी जा रही है, कहने का मतलब ये है। ये छोटा सा पॉइंट है ज्योति जी। अब बचते हैं हमारे पास 915, 916 और 917। 1034 हटा दिया सेक्शन, पहले डिविडेंड एग्जम्प्ट होता था अनुष्का जी, अब इसको हटा दें। अब डिविडेंड टैक्सेबल है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ध्यान रखिएगा, ये हम अदर सोर्सेज में डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। अभी तो आप इस लाइन को हटा दें, बस इस लाइन को यहां से हटाएं ताकि आपको ध्यान रहे कि 1034 अब हट चुका है, सेक्शन अब नहीं है हमारे पास। ये एग्जम्पशन का सेक्शन था पहले डिविडेंड पे। चलो मालिक, तो अब बताओ मुझे, ये 4 सेक्शन तो हो गए, 911, 912, 913, 914, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 बार रिपीट किए हैं, बोलो और करूं, याद हो गए। बिजनेस कनेक्शन, असेट प्रॉपर्टी सोर्स लोकेटेड इन इंडिया, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट लोकेटेड इन इंडिया, बोलो। अलाउंसेस वाला पॉइंट ध्यान से सुनिए भैया, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी इंडियन सिटीजन को आउटसाइड इंडिया सैलरी दे रही है, तो आप सबने सैलरी चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपको मालूम है सैलरी में एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें सैलरी आती है, अलाउंसेस आते हैं, परक्विसिट्स आते हैं और रिटायरमेंट बेनिफिट्स आते हैं। तो नॉर्मली हम अलाउंसेस और परक्विसिट को किसी भी इनकम में जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते हैं? सैलरी की, किसी एम्प्लॉय की ऐड करते हैं सर, ग्रॉस सैलरी का पार्ट है वो। लेकिन अगर ये अलाउंसेस परक्विसिट आउटसाइड इंडिया के लिए पेमेंट हुए हैं तो ये एग्जम्प्ट हैं, ये उस व्यक्ति के लिए टैक्सेबल नहीं है। ध्यान रखना 3 बातें, पेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, रिसीवर इंडियन सिटीजन है, पेमेंट आउटसाइड इंडिया जा रहा है, बोलो बोलो बोलो, पेमेंट आउटसाइड इंडिया जा रहा है तो सेक्शन 10(7) के अकॉर्डिंग अलाउंसेस और परक्विसिट पे टैक्स नहीं लगेगा। तो एमसीक्यू आएगा कि आउटसाइड इंडिया जा रहा है, क्या करने का है? आप लिखना एग्जम्प्ट। अब आए आखिरी के 3 पॉइंट, ध्यान से देखिएगा। आखिरी के 3 पॉइंट में मेन वर्ड जो है वो 2-3 मेन वर्ड ध्यान रखना, ध्यान से सुनिएगा भैया ये पॉइंट को। पहला, अब आखिरी के 3 खर्चे कौन कौन से हैं वो देख लो, और कौन इनको पे कर रहा है वो देख लो, तो आपको समझ पड़ जाएगा कि ये सेक्शन किस तरह से बनाया गया। लाओ देखें भैया फटाफट से, ऐसे डायग्राम बना हुआ है क्या? यस, ये डायग्राम बना हुआ है यहाँ, देखें ये डायग्राम, ये मेरे नोट्स में दिया हुआ, तो यहीं से देखते हैं हम। 915, 916 और 917 3 सेक्शंस और जो डिम टू एक्रोराइज इन इंडिया माने जाते हैं। 915, 916, 917 क्या क्या है ये ध्यान से देखो। पहला, इनकम या नेक्स्ट एक्सपेंस का नेचर बोल लो चाहो तो, इंटरेस्ट आ रहा है लोन्स पे, मनी बोरोड पे, ओके। अब ये पेयर कौन है इसका, कौन दे रहा है? ध्यान से सुनना, आपको इंटरेस्ट मिला, कौन दे रहा है? मान लो मैं दे रहा हूं, मैं रेसिडेंट व्यक्ति हूं, तो ये वाला पॉइंट लगेगा रेसिडेंट वाला। तो पेयर जरूर चेक करना कि ये इंटरेस्ट दिया किसने है। तो 2 बातें पहले, 915, 916, 91 समझने से पहले 2 बातें। खर्चों का नेचर बोलो, 3 नेचर, पहला इंटरेस्ट, दूसरा रॉयल्टी और तीसरा टेक्निकल सर्विसेज की फीस। 3 खर्चे 3 इनकम, बोलो कौन से? पहला इंटरेस्ट ऑन लोन, दूसरा रॉयल्टी, तीसरा फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। इनके लिए कब इनकम टैक्सेबल होगी इंडिया में, कब एक्रोराइज माना जाए? तो पहला केस, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन तीनों में से कुछ भी दे रही है तो हमेशा ही माना जाएगा कि वो डीम टू एक्रोराइज इन इंडिया है, मुद्दा खत्म। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कुछ भी दे मालिक, तो गवर्नमेंट अपनी माए बाप है, उसकी जेब से पैसा निकल रहा है, उसके खजाने से पैसा निकल रहा है, तो हमेशा माना जाएगा इंडिया से पैसा जा रहा है, मतलब इनकम कहां राइज हुई? इंडिया में, सिंपल रूल। ये एग्जाम में हालांकि आता नहीं है। चलो आता कौन सा है फिर? रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट का आता है, ध्यान से देखना। अगर एक रेसिडेंट किसी को इंटरेस्ट देता है, ध्यान से सुनना, ये जो रेसिडेंट लिखा है ये पेयर व्यक्ति है, पेयर मतलब जो इंटरेस्ट पे कर रहा है। सपोज मैं यूएस रहता हूं, आप मेरे फ्रेंड हो, आप मेरे दोस्त हो, नहीं सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है ज्योति जी, आप मेरे दोस्त हो और मैं यूएस रहता हूं, आपने बोला यार चेतन पैसे चाहिए थोड़े से, 1-2 लाख रुपए जरूरत है। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने आपको 5 लाख रुपए भेज दिए, आपने 2 मांगे थे, मैंने 5 भेज दिया, आपने बोला चलो ठीक है यार। आपने इंटरेस्ट का पूछा, मैंने कहा देख लेना यार दे देना, आपने बोला मैं 20,000 रुपए इंटरेस्ट दूंगा, मैंने कहा डन। अब जब आप मुझे ये इंटरेस्ट पे करोगे तो क्वेश्चन अराइज हुआ, मुझे ये इंटरेस्ट इनकम रिसीव यूएस में हुई, क्या मैं इंडिया में इस 20,000 रुपए पे टैक्स दूंगा? तो गवर्नमेंट बोल रही है सुनो भैया, पहले बताओ कि पेयर कौन है। मैंने कहा वो मेरा दोस्त, मतलब आप। कहाँ हो आप? सर इंडिया में। आप कौन हो? सर आपका स्टेटस या तो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट। तो ध्यान रखना ये स्टेटस पेयर का है, मतलब आपका है, मेरा नहीं है। रिसीवर की इनकम है कि नहीं ये समझने के लिए पेयर कौन है ये देखना पड़ेगा।
तो पेयर अगर रेसिडेंट है, जैसे कि आप इंडिया रह रहे थे, आप इंडिया के रेसिडेंट थे, आप 182 डेज से ज्यादा इंडिया में ही थे उस साल, आप रेसिडेंट थे। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट पूछ रही है कि भैया इस पेयर ने लोन क्यों लिया। मैंने आपसे पूछा, मैंने क्या लोन क्यों लिया भाई तूने? आपने बोला सर बिजनेस में यूज कर रहा था इंडिया में। तो गवर्नमेंट बोल रही है अगर ये इंडिया के बिजनेस में यूज हुआ, ध्यान से देखना, ये डीम्ड टू एक्वायराइज इन इंडिया माना जाएगा यदि ये जो लोन है, ये लोन कहाँ यूज हुआ? लोन इज यूज्ड फॉर आइदर बिजनेस और प्रोफेशन और फॉर एनी अदर पर्पज इनसाइड इंडिया। तो बताओ आपने इस लोन का इस्तेमाल कहाँ किया? सर या तो बिजनेस में, या हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया वापस से। तो उसका यूज कहाँ हुआ? सर इन इंडिया। अगर वो लोन इन इंडिया यूज हुआ तो उस पर आने वाला ब्याज मेरे लिए डीम्ड टू एक्वायराइज इन इंडिया होगा। तो ध्यान रखना, अगर आप पेयर रेसिडेंट हो, वापस से बोलो, नेचर ऑफ इनकम सर इंटरेस्ट, पेयर कौन? रेसिडेंट, यूज कहाँ हुआ? लोन का यूज हुआ सर इन इंडिया। कहां पर? सर या तो बिजनेस प्रोफेशन में या अदर सोर्सेज में। अच्छा, रॉयल्टी सेम केस, रॉयल्टी किस पे होती है? देखो सेम केस, रॉयल्टी पे होती है किसी न किसी असेट पे, किसी न किसी राइट पे। रॉयल्टी पे किस पे होती है मालिक? किसी न किसी असेट पे या किसी न किसी राइट पे। अब आप मुझे रॉयल्टी दे रहे हो, मैं बैठा हूं यूएस में, आप बैठे हो इंडिया में, तो मेरी इनकम इंडियन इनकम कैसे हो सकती है? गवर्नमेंट ने पूछा इस असेट का क्या कर रहा है मालिक? जो असेट इसने दी जिसपे तू रॉयल्टी पे कर रहा है, तो आपने बोला मैं बिजनेस में यूज कर रहा हूँ या अदर सोर्सेज में यूज कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ने बोला फिर तो ये डीम्ड टू एक्वायराइज इन इंडिया ही माना जाएगा। कहने का मतलब जो लोन है जिसपे इंटरेस्ट आता है, वो लोन का यूज हुआ इंडिया में, तो डीम्ड टू एक्वायराइज इन इंडिया। वो रॉयल्टी किससे आई? सर रॉयल्टी आई किसी असेट के यूज से, किसी राइट के यूज से। वो असेट कहां यूज हुई? सर असेट इंडिया में यूज हुई तो डीम्ड टू एक्वायराइज इन इंडिया। अगर आउटसाइड इंडिया यूज होती तो सर डीम्ड टू एक्वायराइज इन इंडिया नहीं होती। डीम्ड टू एक्वायराइज इन इंडिया नहीं होती तो ये वाला पॉइंट तो नहीं लगता। अब आप बाकी पॉइंट चेक कर लेना इंडियन इनकम के कि रिसीव्ड इन इंडिया है क्या, एक्वायराइज इन इंडिया है क्या। कुछ भी नहीं लगे तो इनकम फॉरेन हो जाएगी मालिक। तो ध्यान रखना, अगर ये इंडिया में यूज हुआ तो ही डीम्ड टू एक्वायराइज है, अगर ये आउटसाइड इंडिया यूज करा तो ये डीम्ड टू एक्वायराइज नहीं है, डीम्ड टू एक्वायराइज माना नहीं जाएगा। तो फिर इस इनकम को क्या बोलेंगे सर? फिर चेक करेंगे कि ये इंडियन इनकम है या नहीं है तो फिर फॉरेन इनकम बोलेंगे इसी इनकम को हम। फिर तीसरा केस, सेम केस, ये डिक्टो सेम लिखा हुआ है। टेक्निकल सर्विसेज के लिए फीस आई है, मतलब सर्विसेज प्रोवाइड हुई है, सर्विसेज का प्रोवाइड होनी चाहिए इन इंडिया। कहां पर? इन इंडिया, या तो बिजनेस में या अदर पर्पजेस के लिए। ये तीन केस सेम है, सिर्फ देखना क्या है, जो नेचर ऑफ इनकम है, वो नेचर ऑफ इनकम अराइज किस पे होती है? जैसे इंटरेस्ट अराइज होता है लोन पे, तो लोन यूज का होना चाहिए इंडिया में। रॉयल्टी अराइज किस पे होती है सर? किसी असेट या राइट पे, तो वो यूज का होना चाहिए सर इंडिया में, तो ही ये डीम्ड टू एक्वायराइज इन इंडिया होगा। अब अगर पेयर नॉन रेसिडेंट हो तो ध्यान रखना ये दोनों केसेस सेम है, तो बेसिकली ये 5 केसेस एक जैसे हैं। इस केस में जरा सा अंतर है कि अगर नॉन रेसिडेंट पेयर है तो हम सिर्फ बिजनेस का यूज देखेंगे कि बिजनेस प्रोफेशन में वो इंडिया में यूज हुआ है या नहीं। अब अंतर क्या है? यहाँ दोनों वर्ड थे, बिजनेस प्रोफेशन और अदर्स, यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड है बिजनेस प्रोफेशन, इतना सा अंतर है। वापस से देख लो, रेसिडेंट अगर पेयर है तो चाहे बिजनेस में यूज करे या अदर देन बिजनेस। असेट या राइट, अनुष्का ये असेट या राइट लिखा हुआ है। ये रॉयल्टी किस पे आती है अनुष्का? या तो किसी असेट पे या किसी राइट पे। बोले भैया सभी फटाफट से। इंटरेस्ट क्या अपने आप ही आ जाता है कि लोन होता है तो इंटरेस्ट आता है? ऐसी रॉयल्टी क्या अपने आप ही पे कर देते हो आप कि कोई असेट या राइट होगा तो आप लोग कोई भी रॉयल्टी पे कर रहे हो मतलब कोई असेट होगी तभी तो पे कर रहे हो। बोले भैया, कमेंट करें फटाफट सभी। चलो, तो ये है डीम्ड टू एक्वायराइज के कितने पॉइंट? टोटल 7 पॉइंट। 4 पॉइंट थे बिजनेस कनेक्शन, सैलरी के 2 पॉइंट, एक डिविडेंड का पॉइंट, और 3 पॉइंट ये इंटरेस्ट, रॉयल्टी, टेक्निकल फीस। बोले अनुष्का जी। क्लियर सभी को? तो ये आखिरी पॉइंट में फिर से 7 पॉइंट आ गए। तो ध्यान से देखो टोटल कितने पॉइंट हुए हमारे पास, टोटल पॉइंट कितने हुए देखें भैया ध्यान से। एक है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा। यस परिधि असेट या राइट होगा रॉयल्टी के केस में। पहला पॉइंट इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, दूसरा इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, 2 तो ये हो गए। तीसरा इनकम एक्वायर्ड इन इंडिया, चौथा डीम्ड टू एक्वायराइज इन इंडिया। और डीम्ड टू एक्वायराइज में टोटल कितने पॉइंट हैं? 7। इन 4 जगहों में से इनकम अगर कहीं पे भी आ गई तो वो क्या कहलाएगी? इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम किसके लिए टैक्सेबल होती है? सबके लिए। इंडियन इनकम किसके लिए टैक्सेबल होती है मालिक?
सबके लिए। अगर इनकम इंडियन नहीं है तो फिर वो कहां चली जाएगी, फॉरेन। फॉरेन इनकम जो कि इन चारों क्राइटेरिया से बाहर है वो क्या किसी के लिए टैक्सेबल होगी, नहीं, सिर्फ आरओआर के लिए होगी, इन दोनों के लिए तो नहीं होगी। लेकिन अगर बिजनेस का कंट्रोल या सेटअप इंडिया में है तो सर फिर तो आरओआर के लिए है और आरएनओआर के लिए भी है, और किसी और तरह से आ जाए तो भी आरओआर के लिए, आरएनओआर के लिए, एनआर के लिए नहीं है। तो ये डायग्राम अपना काम आ सकता है। तो इनकम जो कि आउटसाइड इंडिया एक्रूअराइज हो रही है, जिसको हमने फॉरेन इनकम का नाम दिया, जिसको हमने फॉरेन इनकम का नाम दिया। फॉरेन इनकम के केस में आरओआर हर तरह की इनकम पे टैक्स दे रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या, एक छोटा सा एमसीक्यू पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इधर देखो मेरी तरफ। आरओआर ग्लोबल इनकम पर टैक्स देता है, कमेंट करें हां या ना। आरओआर ग्लोबल इनकम पे, ग्लोबल इनकम मतलब चाहे इंडिया में कमाए या बाहर, दोनों पे वो इनकम टैक्स देता है इंडिया में, कमेंट करें हां या ना। सेंटेंस ट्रू है, फॉल्स है? यस यस विधि, ज्योति, परिधि, फटाफट से बाकी लोग आंसर दें भैया सभी। ओके, सुमित, संस्कृति, मोक्षा, तनिष्का, मेघा, आयुषी, कृतिका, मुस्कान, प्रांजल, यस यस, सबके आंसर सही है भैया। खुशी, परिधि, वेदिका, मोक्षा, अंजलि, दिव्या, गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब एक और क्वेश्चन का आंसर दे दो मेरे, एक छोटा सा क्वेश्चन और। आरएनओआर कौन कौन सी इनकम पे टैक्स दे रहा है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। आरएनओआर एक तो इंडियन इनकम पे टैक्स दे रहा है, मतलब उन 4 क्राइटेरियाज में आ जाए तो वो टैक्स देगा। यस। क्या आरएनओआर बिजनेस प्रोफेशन जो इंडिया से कंट्रोल है, इंडिया से सेटअप है, भले इनकम पूरी तरह से बाहर अराइज हुई है लेकिन कंट्रोल इंडिया में, तो यस आरएनओआर उस पर भी टैक्स देगा। रेमिटेंसेस पे कोई भी टैक्स देगा क्या, ना, रेमिटेंसेस पे कोई भी टैक्स नहीं देगा। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें कि कैसे इनको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, मैं कुछ रेंडमली इसमें से पॉइंट सॉल्व करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कैसे करते हैं एग्जाम में वो बता रहा हूं, अगर इनकम पूछते हैं वो तो देखो भैया। सबसे पहली बात, हमारा डायग्राम याद रखने का है अपने को कि अपने पास 2 ही तो पार्ट है, ज्यादा तो कुछ है नहीं समझने को, है ना। अपने पास 3 हिस्से हैं, असेसी या तो आरओआर है, आरएनओआर है या एनआर है। इनकम 2 तरह की, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल है, फॉरेन इनकम इसके लिए टैक्सेबल है, इन दोनों के लिए नहीं है। यहाँ पे एक्सेप्शन है एक, इतनी बात हमको ध्यान रखनी है ना। ये 2 पॉइंट हो गए, ये एक्सेप्शन तीसरा पॉइंट हो गया। रेमिटेंसेस टैक्सेबल है नहीं, रेमिटेंसेस किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं है, ये बात हमको मालूम है। पास्ट ईयर की कोई इनकम इस साल आई तो पास्ट ईयर का कोई रामायण इस साल अपन नहीं करेंगे, क्योंकि अपन तो करंट ईयर की बात कर रहे हैं, तो वो भी टैक्सेबल नहीं है, बात खत्म। अब क्वेश्चन करते समय क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलो। इंडियन इनकम में कितने पॉइंट है सर, 4 पॉइंट है। इन 4 में से एक भी लग गया तो इनकम क्या हो जाएगी, इंडियन। 4 पॉइंट बोलो वापस से, 4 पॉइंट बोलो वापस से। पहला इंडियन इनकम का पहला पॉइंट बोलो सर, रिसीव्ड इन इंडिया। दूसरा डिम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया। तीसरा एक्रू अराइज इन इंडिया। और चौथा 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 डिम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया, है ना। अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये पहला क्वेश्चन, जैसे रॉयल्टी रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, बोलो रिसीव्ड कहां हुई, हमारा एक एक करके स्टेप चेक करना है अपने को। पहला रिसीव्ड इन इंडिया है ना, ये रिसीव्ड तो आउटसाइड इंडिया है। दूसरा एक्रूअराइज इन इंडिया है, सर रॉयल्टी में यहाँ गवर्नमेंट पेयर है, तो बोलो कौन सा पॉइंट लग रहा है, रिसीव्ड, डिम टू रिसीव्ड एक्रूअराइज की डिम टू एक्रूअराइज में गवर्नमेंट वाला पॉइंट लग रहा है, सर गवर्नमेंट वाला पॉइंट लग रहा है, देख लो, ये देख लो। अगर गवर्नमेंट कुछ भी पे करेगी तो वो हमेशा डिम्ड टू एक्रूअराइज इन इंडिया माना जाएगा। तो बोलो कौन सी इनकम, सर ये चौथे वाले पॉइंट में आ रहा है, डिम टू एक्रूअराइज में। यस बच्चा, बिल्कुल सही, बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं अंकित, नहीं नहीं नहीं, बस आप बिजनेस प्रोफेशन वाला पॉइंट ध्यान रखें, ये अदर सोर्सेज हटा दें, भले ही अदर सोर्सेज हटा दें, ये यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आपको। अदर सोर्सेज वाला पॉइंट रहने दो, आप तो सीधे बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल करें। बोले भैया, बोलो क्या करना है, पहला पॉइंट बोलो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेयर है, यस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेयर है। हम पेयर देखते हैं ना, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और टेक्निकल फीस का। क्या करना है बोलो, पेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इंडियन इनकम है कि फॉरेन इनकम, सर ऐसे डिसाइड मत करो, आप चेक करो पहला, रिसीव इन इंडिया ना, डिम टू रिसीव ना, एक्रोराइज हम नहीं मान रहे तो हम डिम टू एक्रोराइज का हम
5th पॉइंट लगा पा रहे हैं, गवर्नमेंट अगर पेयर है तो वो इंडियन इनकम मानी जाएगी। बोलो इंडियन इनकम किसके लिए टैक्सेबल सर? सबके लिए। तो 35,000 35,000 और 35,000 सबके लिए आएगा क्या मालिक? बोलो फटाफट से, बोले भैया सभी सभी सभी, जल्दी जल्दी जल्दी, यस और नो? यस, टैक्सेबल फॉर ऑल। सेकंड वाला पॉइंट ध्यान से देखें जो मैं दिखा रहा हूं, टेक्निकल फीस ओके रिसीव्ड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी। बोलो पेयर कौन है? पेयर एक इंडियन कंपनी है। बोलो इंडियन कंपनी का स्टेटस क्या होता है, रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट? हमारे टेबल के हिसाब से अगर रेसिडेंट पेयर हो और अगर वो बिजनेस प्रोफेशन में सर्विसेज का यूज कर लेगी इंडिया में तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। इंडियन कंपनी रेसिडेंट होती है मालिक। तो बोलो पेयर कौन सर? पेयर तो रेसिडेंट हो गया। चेक करो ये डायग्राम, देख लो इधर, ये डायग्राम चेक करें भैया फटाफट से। चेक करो ये डायग्राम, ये वाला। अगर रेसिडेंट पेयर है, क्या लिखा है? अगर रेसिडेंट पेयर है, अगर रेसिडेंट पेयर है तो क्या होगा? अगर रेसिडेंट पेयर है तो ये जो फीस यूज हुई है, ये फीस आई है किस पे? सर्विसेज पर। अगर ये सर्विसेज पे आई है तो ये इंडियन इनकम हो जाएगी। यस यस, गलत गलत रिया, गलत बोल रहे हैं रिया, रुको पहले क्वेश्चन पढ़ लेने दो, रुक जाओ। अच्छा मैंने क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं पढ़ा, रुक जाओ एक मिनट। टेक्निकल फीस रिसीव्ड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, अगर एक रेसिडेंट कंपनी पे कर रही है इन सिंगापुर फॉर एडवाइस गिवन बाय हिम फॉर प्रोजेक्ट सिचुएटेड इन जर्मनी, क्या ये टेक्निकल फीस इंडिया की सर्विसेज के लिए दी? नहीं 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 सर, जर्मनी। बोलो क्या ये रिसीव्ड इन इंडिया है क्या? सर नहीं है, ऐसा क्लियर नहीं लिखा हुआ है। ओके, तो डिम टू एक्रोराइज में रॉयल्टी वाला पॉइंट है, टेक्निकल फीस वाला पॉइंट लग रहा है क्या सर? वो भी नहीं लग रहा। तो कौन सी इनकम सर? फॉरेन इनकम, टैक्सेबल ओनली फॉर आरओआर। इन दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं होगी, इन दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। टैक्सेबल फॉर आरओआर, बिल्कुल सही वेदिका, भावना बिल्कुल सही। प्रांजल रेसिडेंट मत बोलो, प्रांजल आरओआर बोलो, गलत बोल रहे हो आप, रेसिडेंट वर्ड यूज करोगे गड़बड़ हो जाएगी। दिव्या रेसिडेंट आरओआर बोला है दिव्या ने, ओके। सुमित जी रेसिडेंट वर्ड यूज मत करो, आरओआर बोलो। रेसिडेंट दोनों होते हैं, आरओआर और आरएनओआर, रेसिडेंट वर्ड यूज मत करो, फॉर आरओआर ओनली। यस। थर्ड, ध्यान से देखना, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस सिचुएटेड इन सिंगापुर। बोलो बिजनेस कहां पर है? बोलो बिजनेस कहां पर है? बिजनेस सिंगापुर में। अब बोलो बिजनेस सिंगापुर में अगर, या दुबई में या यूएस में पूरा, तो रिसीव्ड इन इंडिया नहीं सर, वहां हो रहा, सब कुछ वहीं हो रहा, एक्रोराइज सब वहीं हो रहा सर। डिम टू एक्रोराइज का कोई पॉइंट लग रहा सर? नहीं लग रहा। तो बोलो पहली बात तो क्या ये इंडियन इनकम हुई? बिजनेस सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है पूरा, क्या ये इंडियन इनकम हुई? ना, इंडियन इनकम नहीं है तो किसके लिए टैक्सेबल सर? आरओआर के लिए तो टैक्सेबल हो ही जाएगा। लेकिन ब्रैकेट में एक क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से देखना भैया, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवा रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। ब्रैकेट में लिखा है बिजनेस सिंगापुर में, लेकिन उसका कंट्रोल इंडिया से भी हो रहा है। ओ हो, हम बोलने वाले थे कि ये सिर्फ आरओआर के लिए टैक्सेबल, इन दोनों के लिए नहीं, लेकिन हमको ये आंसर बदलना पड़ेगा क्योंकि आरएनओआर के लिए भी ये टैक्सेबल होगा मालिक। बताओ क्यों? बताओ क्यों? यस, टैक्सेबल फॉर आरओआर एंड आरएनओआर। बताओ क्यों? पहली बात ये तय हो गई थी, ये फॉरेन इनकम है। यस 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 भावना जी, आरओआर आरएनओआर दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि बिजनेस का कंट्रोल कहां है सर? बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से। तो आरएनओआर के लिए भी क्या करते हैं? आरएनओआर के लिए भी क्या करते हैं? नहीं 80 to 500 नहीं करना है, तनिष्का जी गलत बोल रहे हैं, पार्टली कंट्रोल देख रहे हैं, पैसे नहीं, पैसे का आधा नहीं करते कभी भी अपन। आंसर पैसे का आधा मत करना भैया, हम बोल रहे हैं टैक्सेबल है तो पूरा ही होगा, 1,65,000 ही आएगा यहाँ पे, पैसा आधा क्यों कर रहे हो? हमने बोला था कंट्रोल देखना है, कितना कंट्रोल है ये थोड़ी ना देखना है। खुशबू धाकड़ जी, उस बिजनेस कनेक्शन के पॉइंट को लगाने की जगह अपन सीधे सीधे बात करें तो आरओआर के लिए तो वैसे ही टैक्सेबल हो रहा था, फॉरेन इनकम थी। तो आरएनओआर के लिए हमने देखा कि एक्सेप्शन में कवर हो रहा है, अगर उसका बिजनेस का कंट्रोल या प्रोफेशन का सेटअप इंडिया में है तो आरएनओआर के लिए भी वो टैक्सेबल होता है। यस दिव्या, एक्सेप्शन है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। बोले भैया आया समझ में ये पॉइंट? तो ये मैंने आपको सारे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट करा दिए, रॉयल्टी, टेक्निकल फीस और पार्टली वाला भी। एक और करते हैं अपन, एक और। हाँ ये वाला पॉइंट करें मेरे साथ, सैलरी रिसीव्ड इन दुबई। तो बताओ रिसीव्ड इन इंडिया हुआ क्या? सैलरी रिसीव्ड इन दुबई, रिसीव्ड इन दुबई सर, रिसीव्ड वाला पॉइंट तो नहीं लगा। एक्रोराइज इन इंडिया नहीं सर, सैलरी रिसीव्ड इन दुबई में वो दुबई वाला पॉइंट तो गया। रेंडरिंग सर्विसेज इन इंडिया, लो कौन सा पॉइंट लगाना चाहोगे? डिम टू एक्रोराइज में क्या बोला था? अगर सैलरी दी गई है फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया तो वो डिम्ड टू एक्रोराइज इन इंडिया माना जाएगा। अनुष्का जी रूल पढ़े फिर एक बार और रूल पढ़ के समझना पड़ेगा, मैं हालांकि एक बार और बता देता हूं आपके लिए।
आप ध्यान से देखिए, पॉइंट का लिखा इनकम फ्रॉम अ बिजनेस सिचुएटेड इन सिंगापुर। बताओ इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है, नहीं है, सिंगापुर में। एक्रोराइज सिंगापुर, डिम टू एक्रोराइज के साथ में से कोई भी पॉइंट लग रहा है क्या? इनकम फ्रॉम बिजनेस सिचुएटेड इन सिंगापुर, तो अपन बोल रहे हैं मालिक नहीं लग रहा, तो अपन आरओआर के लिए तो फिर भी टैक्सेबल करेंगे। लेकिन 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 इस केस में पार्टली कंट्रोल्ड है, इसलिए आरएनओआर के लिए भी टैक्सेबल करना चाहिए। चलो, सैलरी रिसीव्ड इन दुबई फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। बोलो सर्विसेज कहाँ रेंडर हुई थी सर? इंडिया में, तो सैलरी डीम टू एक्रोराइज इन इंडिया मान ली जाएगी। यस, तो ये होगी इंडियन इनकम टैक्सेबल फॉर ऑल, तीनों के लिए, तीनों के लिए टैक्सेबल कर देना दोस्तों, टैक्सेबल फॉर ऑल, तीनों के लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही बात, सही है। ओके गुड, अच्छा है। चलो नेक्स्ट देखो भैया, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। ये डिविडेंड फ्रॉम एन अमेरिकन कंपनी रिसीव्ड इन सिंगापुर। बोलो क्या करने का है, चेक करो। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, रिसीव्ड इन इंडिया है क्या? अनुष्का जी बोलिए, रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन सिंगापुर लिखा है, तो रिसीव्ड इन इंडिया तो नहीं है, रिसीव्ड इन इंडिया तो नहीं है। ओके, डिविडेंड किसने दिया सर? अमेरिकन कंपनी ने दिया कि इंडियन कंपनी ने दिया? सर अमेरिकन कंपनी ने दिया। मोक्षा जी जल्दी मत करो, आराम से देखो, वापस से बताओ। रिसीव्ड इन इंडिया सर नहीं लग रहा पॉइंट, रिसीव्ड तो नहीं लग रहा। डिम टू एक्रोराइज का लग रहा क्या? नहीं नहीं सर, डिम टू एक्रोराइज में पॉइंट क्या था? डिम टू एक्रोराइज में पॉइंट था कि डिविडेंड इंडियन कंपनी से मिले। देख लो, ये डिविडेंड बाय एन इंडियन कंपनी, तो ये डिम टू एक्रोराइज का पॉइंट भी नहीं लग रहा। अब कौन सी इनकम सर? फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम किसके लिए टैक्सेबल मालिक? सिर्फ आरओआर के लिए, इन दोनों के लिए नहीं। तो अमेरिकन कंपनी की जगह अगर ये इंडियन कंपनी बोल देते तो हम बोलते ये डिम्ड टू एक्रोराइज इन इंडिया है, और अगर ये डिम्ड टू एक्रोराइज इन इंडिया हो जाती तो ये टैक्सेबल फॉर ऑल हो जाती। बोले सही बात है? यस 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 यस, बोले अनुष्का जी क्या समझ में आया? अनुष्का जी, क्या डिविडेंड कंपनी इंडियन कंपनी दे रही है? नहीं सर, डिविडेंड इंडियन कंपनी देती तो क्या हो जाता? डिम्ड टू एक्रोराइज इन इंडिया, तो हम बोलते हैं कि ये इंडियन इनकम है, और इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल होती है। बोले भैया, बोलें बोलें सभी लोग, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछें। यस दिव्या, मोक्षा, भावना, आरओआर ओनली। यस, आरओआर ओनली। तो ये डिविडेंड इंडियन कंपनी ने नहीं दिया, ध्यान रखना। रिसीव्ड इन इंडिया हुआ क्या? नहीं हुआ। अगर रिसीव्ड इन इंडिया हो जाता तो सर फिर सबके लिए टैक्सेबल हो जाता। यस निखिल जी, बिल्कुल सही। चलो मालिक, ये बताओ जरा, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय अ फॉरेन कंपनी इन दुबई बट रिसीव्ड इन इंडिया। बोले अनुष्का जी, बोले खुशबू, मोक्षा, भावना, प्रांजल, सुनिधि। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय अ फॉरेन कंपनी बट रिसीव्ड इन इंडिया, वर्ड ही खत्म, कहानी खत्म सर, अपने को ज्यादा सोचने का ही नहीं। रिसीव्ड इन इंडिया, खत्म बात। खुशबू धाकड़ जी, डिविडेंड इनकम पिछले साल तक एग्जम्प्ट होती थी, इस बार ये अमेंडमेंट है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पढ़ेंगे। खुशबू जी आपका आंसर दिया मैंने। रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल फॉर ऑल सर, तीनों लोग टैक्स देंगे। बोलो बोलो बोलो, हाँ या ना? यस। एक और पॉइंट, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ओके, सिचुएटेड एट अहमदाबाद। बोलो भैया, असेट कहाँ है सर? इंडिया में है। इंडिया में है तो सर टैक्सेबल फॉर ऑल, टैक्सेबल फॉर ऑल माना जाएगा। बोलो दादा, ठीक। चलो और क्वेश्चंस अच्छे वाले, कुछ और कुछ और क्वेश्चंस बता रहा हूं आपसे, ध्यान से सुनना। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है भैया, बहुत ध्यान से और आराम से पढ़ना। पढ़ो ये वाला, डिविडेंड रिसीव्ड इन यूके, क्या लिखा है? डिविडेंड रिसीव्ड इन यूके फ्रॉम एन अमेरिकन कंपनी। आराम से सोचो, बहुत आराम से, जल्दबाजी मत करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत आराम से सोचना भैया। डिविडेंड रिसीव्ड इन यूके, तो चलो पहला इंडियन इनकम के 4 पॉइंट में से पहला पॉइंट रिसीव्ड इन इंडिया कट गया, डिम टू रिसीव्ड लग नहीं रहा, एक्रूअराइज हो नहीं रहा। डिम टू एक्रूअराइज में बोला गया था डिविडेंड इंडियन कंपनी दे, तो हम डिम टू एक्रूअराइज मानेंगे। तो बोलो क्या ये इंडियन कंपनी के 4 पॉइंट में से कहीं कवर्ड है क्या? बोले सभी। तो ये इंडियन इनकम के किसी भी पॉइंट में कवर नहीं हो पा रहा। तो बोलो कौन सी इनकम? नो 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 नो, नॉट टैक्सेबल मत बोलो, गलत बोल रहे हो। डायरेक्ट आंसर मत दो, खुशबू रुको, पहले ये बताओ कि ये इनकम
इंडियन इनकम है कि फॉरेन? अगर आप जंप करोगे तो आंसर जरूर गलत होगा बच्चों। डायरेक्ट कमिट मत करो, डायरेक्ट आंसर मत दो। पहले आप समझो इंडियन इनकम की फॉरेन इनकम, ये तय करो पहले तो। सर ये फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम किसके लिए टैक्सेबल होती है? सिर्फ आरओआर के लिए, इन दोनों के लिए नहीं। लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, ध्यान से देखना। डिविडेंड जो कि रिसीव्ड हुआ यूके में, तो इंडिया में रिसीव नहीं हुआ, और अमेरिकन कंपनी ने दिया तो इंडियन कंपनी ने नहीं दिया, तो ये इनकम तो फॉरेन है, और फॉरेन इनकम पे आरओआर को तो टैक्स लगता ही है बेचारे को, उसको तो देना ही है। लेकिन बीच में एक लाइन और लिखी है, आउट ऑफ विच 5000 रेमिटेड टू इंडिया। तो क्या ये 5000 रुपए इन दोनों के लिए टैक्सेबल हो सकते हैं क्या? क्या ये 5000 रुपए इन दोनों के लिए टैक्सेबल हो सकते हैं क्या? यस अंकित, फॉरेन इनकम सही। तो फॉरेन इनकम किसके लिए टैक्सेबल? फॉर आरओआर। पर आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा क्वेश्चन बचा हुआ है। ये 5000 रुपए क्या इन दोनों के लिए टैक्सेबल हो सकते हैं क्या? बोलिए। नो, क्योंकि रेमिटेंस कभी भी टैक्सेबल नहीं होते। तो फाइनल आंसर बोलो सर, फाइनल आंसर। ये सिर्फ आरओआर के लिए टैक्सेबल है, इन दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं है। तो रेमिटेंस पे कभी भी टैक्स मत लगाना। यस। नहीं ज्योति जी, गलत बोल रहे हैं आप, एक बात समझो। ये ड्यूरिंग द ईयर रेमिट हुआ है, तो पहले 6000 रुपए के लिए आरओआर का स्टेटस तय करो। ज्योति जी का क्वेश्चन है, ध्यान से सुने भैया, रेमिटेंस टैक्सेबल नहीं होते हैं, बात तो सही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है। ये इसी साल की इनकम है 6000 रुपए, हाँ, और मैं आरओआर हूं, आप आरओआर हो। बोलो अपने लिए ट्रीटमेंट करो, अपने लिए ट्रीटमेंट करो। वंशिता थोड़ा सा पॉइंट सोचो, इसीलिए मैंने बोला जल्दबाजी मत करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनो। रेमिटेंसेस टैक्सेबल नहीं होते? हाँ नहीं होते, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो तीनों के लिए टैक्सेबल नहीं होने चाहिए? हाँ तीनों के लिए टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। लेकिन दादा, ये 6000 रुपए की जो इनकम है, ये फॉरेन इनकम है, ये डिम टू एक्रूराइज इन इंडिया है ही नहीं। आरओआर के लिए बोलो फॉरेन इनकम टैक्सेबल होती है कि नहीं होती है? फॉरेन रेसिडेंट को ही रिसीव हुई है, गलत बोल रहे हो आप। अनुष्का जी, आपने कैसे बता दिया फॉरेन रेसिडेंट है? ये पहला कॉलम आरओआर का है। क्या कर रहे हो सब लोग? ये फर्स्ट कॉलम किसका बनाया आपने? आरओआर के लिए बनाया। आपने कैसे बोल दिया वो बाहर बैठा हुआ है? आराम से सोचें सभी लोग। वापस से बोल रहा हूं, वापस से सुनो क्वेश्चन पूरा। पहली बात, ये 5000 रेमिटेंस की बात होती तो मैं बोलता हाँ तीनों के लिए टैक्सेबल नहीं है, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही। लेकिन भैया ये तो ड्यूरिंग द ईयर 6000 रुपए आरओआर को अर्न हुए आउट ऑफ इंडिया, तो इस पे तो टैक्स देना पड़ेगा ना। ये ड्यूरिंग द ईयर का रेमिटेंस, सिर्फ रेमिटेंस होता तो हम मानते, हमने रेमिटेंस का मना किया इन दोनों के लिए। पर ये तो ड्यूरिंग द ईयर की इनकम है, अब क्या करोगे? आरओआर बोलेगा। आप आरओआर हो, चलो आपसे ही पूछ रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। आप आरओआर हो, मैं गवर्नमेंट हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यों? ये अमेरिका में तुमने डिविडेंड कमाया, आपने बोला हाँ इसी साल कमाया, हाँ। कौन सी इनकम? फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम किसके लिए टैक्सेबल? सर आरओआर के लिए, तो टैक्स दो ना फिर। सर ये तो बाद में रेमिट हुई। अरे बाद में रेमिट हुई पे मैं मांग ही कर रहा हूँ टैक्स आपसे, मैं तो अभी जो इनकम हुई उसकी बात कर रहा हूँ। गलत बोल रहे हैं अनुष्का जी, पूरे 6000 आरओआर के लिए कितना इनकम? 6000। आप इतना सा बात समझो कि आपको इनकम आई कितनी है, बाद में रेमिट हुई उसको तो कंसिडर ही नहीं करना है। आयुषी भारद्वाज जी, जो बाद में इनकम आई उसको कंसिडर करते हैं क्या? इस 5000 रुपए को कंसिडर करना है क्या? आरओआर के लिए इनकम होगी तो कितनी होगी? 6000। 1000 का कोई कंसेप्ट नहीं है। भावना मिश्रा जी, इतनी सी बात ध्यान रखें कि आप रेमिटेंस छोड़ के बात करें, आरओआर के लिए इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताएं पहले सभी। आरओआर के लिए ये इनकम कितनी टैक्सेबल होनी चाहिए, डिसाइड करें भैया फटाफट से। देख लें, चेक करें। पहला, ये रिसीव्ड इन इंडिया है, नहीं है। एक्रोराइज है, नहीं है। डिम टू एक्रोराइज है, नहीं है। तो इनकम का नेचर बोलो फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम किसके लिए टैक्सेबल होती है? सर आरओआर के लिए। फॉरेन इनकम किसके लिए टैक्सेबल होती है? आरओआर के लिए। तो भैया अगर आप आरओआर हो और आपको 6000 रुपए का डिविडेंड यूएस में मिला, तो इस साल टैक्स नहीं दोगे क्या? सोचो, भले इनकम लेके आओ या मत आओ, रेमिट करवाओ या मत करवाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? चलो ये लाइन नहीं होती तो क्या आंसर होता? ये लाइन नहीं होती तो भी क्या आंसर देते? 6000 रुपए पूरे टैक्सेबल करते। आप सोच लो आराम से, सोचे भैया। जिन जिन ने डाउट पूछा एक बार और। भावना जी बताएं, अगर ये लाइन नहीं होती तो कितना आंसर आता? आरओआर के लिए तो 6000 ही आता, रेमिटेंस से क्या फर्क पड़ गया? कुछ भी नहीं। अनुष्का जी, पर मुझे इनकम कितनी बुक करनी है इस साल की? आप 1000 रुपए बुक करोगे क्या? आप ये नहीं देख रहे हो कि मेन कंसेप्ट कौन सा लग रहा है? मेन कंसेप्ट लग रहा है फॉरेन इनकम टैक्सेबल। तो रेमिटेंस कितना हुआ? अच्छा चलो रेमिटेंस हुआ ही नहीं, 0 रुपीज रेमिटेड, तो क्या इनकम जीरो कर देते? 0 रुपीज रेमिटेड, तो क्या इनकम जीरो कर देते?
कि 6,000 रुपये लेते, तो 6,000 रुपये लेते मालिक, जीरो थोड़ी ना करते। अगर ये लाइन ना होती तो क्या होता, ये लाइन नहीं होती तो सर मेरा आंसर आता है यहाँ 6,000 रुपये। तो भी 6,000 रुपये पे तो रेसिडेंट आरओआर को तो हर केस में टैक्स देना है ना भैया, ग्लोबल इनकम बोला है अपन ने उसके लिए। तो हाँ, अगर हम बोलें कि पास्ट ईयर की इनकम इस साल रेमिट हुई, रेमिटेंस अब टैक्सेबल नहीं होगा आरओआर के लिए अगर पास्ट ईयर की इनकम होती तो, ध्यान रखना इस बात का। यस भावना जी, ओके, आया समझ में भावना जी। चलो और एक केस, ये वाला, डिविडेंड रिसीव्ड इन यूएसए फ्रॉम एन इंडियन, अच्छा ये वाले की जगह पहले एक अच्छा वाला केस लो, ये वाला केस करें। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट इन यूएसए 1/2 इज रिसीव्ड इन इंडिया। बोलो क्या करना चाहिए इसका, 1/2 इज रिसीव्ड इन इंडिया। तो पहले आधा आधा कर लो कि 60,000 तो सबके लिए टैक्सेबल, 1/20 में से 60 तो सबके लिए टैक्सेबल, क्योंकि 1/2 तो रिसीव्ड इन इंडिया है। इन इंडिया जो भी है वो इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम तो सबके लिए टैक्सेबल। अब बताओ बचे हुए 60 का क्या करना है सर। बचे हुए 60 की इनकम सिर्फ आरओआर में आएगी, इन दोनों में तो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बचा हुआ 60 फॉरेन इनकम है और वो सिर्फ आरओआर के लिए टैक्सेबल है। बोलें फटाफट से। तो 1,20,000 में से आधा इनकम इंडिया में रिसीव हुआ तो वो तो इनकम इंडियन हो गई, तो सबके लिए टैक्सेबल 60,000 रुपए दो। अब बचे हुए 60 का अमाउंट सिर्फ आरओआर के लिए टैक्सेबल होगा। यस, 1,20,000 फॉर आरओआर और बाकी लोगों के लिए 60,000 रुपए टैक्सेबल। तो ये एक और क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया 1/2 वाला, जो सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो हमने यहाँ कवर किए। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपको अगर पसंद आया, कंसेप्ट आपको कुछ समझ में आया और कुछ वैल्यू एडिशन हुआ तो प्लीज 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 कमेंट करें, अच्छा लगेगा सुन के और समझ के कि मेहनत सफल हो रही है बच्चों के साथ, आपके लिए किया जा रहा है ये सब। यस परिधि, 60,000 फॉर ऑल एंड 60,000 ओनली फॉर आरओआर, तो टोटल 1,20,000 आरओआर के लिए। चलिए मालिक, तो कल फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। इसको रिवाइज करना, अगर कोई कंसेप्ट आपको कंफ्यूजिंग लगा हो तो एक बार और प्लीज 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 सुन लेना इस वीडियो को। वीडियो आपके पास हमेशा अवेलेबल है। प्लीज शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो, शेयर द न्यूज की ये कुछ अच्छा चल रहा है रिवीजन में, पाप नहीं काट रहे हैं अपन, बकायदा कंसेप्ट समझ रहे हैं। ऐसा नहीं किसी बोल के छोड़ दिया, आपको समझाने की कोशिश है मेरी। तो मालिक प्लीज 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 कुछ कीजिए, बढ़िया सा, दूसरों का भी भला होगा, है ना, कुछ तो हमारा भी अच्छा और कुछ दूसरों का भी। चलिए मालिक, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।